वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट बन चुका है। अब हम बात करेंगे सिविल राइट्स के बारे में। बतौर एक शहरी मेरे क्या राइट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस राइट्स में और ड्यूटीज़ में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। जो हमारा हक है, जब हमें ये पता चलेगा तो ही हम दूसरों के लिए जो हमारे फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे सकते हैं। यानी फॉर इंस्टेंस अगर एक इंसान जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि वो किसी और की प्राइवेसी इन्वेड ना करे, तो उसमें ड्यूटी भी आती है और इसमें राइट भी आता है। इसके बारे में हम आपको कुछ ऐसे आज राइट्स आपके बताना चाहते हैं जो शायद आपको पता ही नहीं है कि आप डिज़र्व करते हैं। एंड दैट अवेयरनेस विल कॉज अ मोर रिस्पॉन्सिबल, अ बेटर सोसाइटी। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं एडवोकेट हैं दानिश सुमरो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फहद बलोच। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो हम सिविल राइट्स की अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगी अगर लोग सोच रहे हैं कि किस किस्म की सिविल राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है। कोई अगर आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी पिक्चर कैप्चर करता है या आपको जॉब से निकाला जाता है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपने जो है वो ये चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप किसी को फायर करें, इन चीज़ों का यूजुअली ख्याल नहीं रखा जाता। मैं चाहूँगी कि दानिश आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये तमाम राइट्स जब हमें अवेयरनेस हासिल होगी तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? जी, आप अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर कर सकते हैं इन राइट्स की मालूमात लेकर। और ये राइट्स सिर्फ राइट्स नहीं होते, आपकी ड्यूटीज़ भी होते हैं कि एक आदमी के राइट्स दूसरे के लिए ड्यूटीज़ होते हैं। अगर हम सब अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरह निभाएंगे तो हम अपने एक दूसरे के राइट्स का भी ख्याल कर रहे होंगे और हम एक अच्छी ज़िंदगी लीड करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई वुड वांट यू टू से कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने से हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। देखिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तो अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है इसकी, कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर किसी के साथ कोई मसला होता भी है और वो किसी इदारे से के पास जाता है और वहाँ पे उसके साथ जो मसले मसाइल होते हैं, तो उसके डर से लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं कि हम एक लॉन्ग प्रोसेस में ना जाएं। क्योंकि अगर हम कंप्लेन में जाते हैं किसी भी तरीके से, अगर किसी की कोई, जैसे आपके बगैर पूछा आपकी कोई तस्वीर खींच लें, तो अगर आप उसकी भी कंप्लेन में जाते हैं तो वो एक लॉन्ग रन प्रोसेस है। उसकी आप कंप्लेन फाइल करते हैं, वो 6 महीने 7 महीने इस तरह लगते हैं। एक स्पीडी ट्रायल उसका भी नहीं होता, जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। बोलते हैं कि कौन जाए इसमें 6 महीने साल में अपना काम छोड़ के इस जगह पे जाके अपना टाइम सारा स्पेंड कर दूँ। तो इस वजह से लोग जो है ना वो अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जराइम होते रहते हैं। फिर वो उसके अंदर वो अपने राइट्स का जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये असल वजह है। एक और भी मैं राइट आपसे शेयर करना चाहूँगी, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए, कि जब कोई हमें बग़ैर हमारी मर्ज़ी के इस तरह से देखे कि वो हमें अनकम्फर्टेबल करे। अब तो इस तरह का एक ज़माना आ गया है कि हम कहते हैं कि वोक होना, जिसको हम कहते हैं कि जी हैरेसमेंट है, सिर्फ उस तरह से देखना ही। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी खातून को ये पता हो कि ये मेरा राइट है कि कोई मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर हद से ज़्यादा अनकम्फर्टेबल तरीके से ना घूरे, और वो जाती हैं जब कंप्लेन कराने, किन किन चीज़ों का वो सामना करेंगी? हालांकि लॉ कहता है कि ये एक हैरेसमेंट की टाइप है। एक्चुअली हैरेसमेंट पे बहुत अच्छे कवानीन बने हुए हैं। हैरेसमेंट पे औरतों को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है। और इवन सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस के जो हैं वो काफ़ी अच्छे डिसीजन आ चुके हैं। बहुत रिनोन्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को सज़ा मिल चुकी है इस पर, और आपकी जो हेड हैं वो भी इसकी एक लेडी हैं। तो हिरासमेंट पे बहुत अच्छे कवानीन हैं। और हिरासमेंट को एक और तरीके से भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट लॉज बने हुए हैं कि साइबर क्राइम में इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जो है उसमें आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है कि नोबडी टेक्स योर पिक्चर, और कोई भी आपकी जो है वो आईडीज़ वगैरह आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ को बताना चाहूँगा कि लॉन्ग लेंथी प्रोसीजर्स नहीं है। आपके लिए ऑनलाइन जो पोर्टल अवेलेबल हैं, NIR3C FIA का एक इदारा है साइबर क्राइम का, जिसमें आप ऑनलाइन घर बैठे ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उनको आप ईमेल कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मैं अपने पैनलिस्ट के साथ एग्री करूँगा। ठीक है, FIA में जो है वो लोगों की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से सारी कंप्लेंट्स प्रॉपरली फॉलो नहीं होती। बाय द टाइम अगर ज़्यादा लोग एम्प्लॉय किए जाएं तो ये बहुत अच्छे प्रोटेक्शन लोगों को मिल सकता है और एक बहुत अच्छा इदारा है।
वेरी गुड टू नो। फहद, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से डेफेमेशन की अगर हम बात करें कि आजकल कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी कह देता है, किसी के बारे में मीम्स बन जाती हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि पब्लिक आई में रहते हैं, यूजुअली सेलिब्रिटीज़ या स्पोर्ट्समैन जो होते हैं। सो क्या उस इंसान को ये राइट है कि वो बोले कि जो न्यूज़ मेरे बारे में स्प्रेड हुई है दैट इज़ अ र्यूमर, जिस इंसान ने वो की है उस पर मैं केस कर सकता हूँ? इज़ दैट पॉसिबल? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं, जिसके अंदर पब्लिक फिगर एक होना एक सबसे बड़ा मसला होता है। कि पब्लिक फिगर अगर कोई हो तो जब वो अपनी कंप्लेन लेके जाता है तो सबसे पहले तो वो उसका ओरिजिन जनरेट नहीं कर पाता कि ओरिजिन उसका क्या है, किसने ये आउट की है, कहाँ से किया। अब लोगों के पास शेयर का एक बटन होता है, लोग शेयर कर देते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे नए भी होते हैं या नहीं समझते हैं, किसी चीज़ों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो शेयर कर देते हैं और वो उसको सच भी समझते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि इसका ओरिजिन किस तरीके से है, कहाँ से है, वो जनरेट करना कि वो कहाँ से हुई है। अगर वो किसी को पता है तो उसके खिलाफ वो लाजमी पटिशन भी ले जा सकता है, केस भी ले जा सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर ये नहीं पता तो फिर ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है एक तरीके की सही कानून। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके टेक्स्ट मैसेजेस में इस वक्त कोई ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके किसी कॉन्टैक्ट के ना हो, प्रोमोशनल मैसेजेस हों? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा हैं, बहुत ही हैं, बिल्कुल आपके पास हैं जो हमारे वो वाले मैसेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट चेन्स, डिफरेंट आउटलेट जहां कभी हम गए भी नहीं होते, पता नहीं कौन हमारी डेटा उनको देता है, एंड जब वो नज होता है फ़ोन या जब वो बीप होता है, आप किसी मीटिंग में हो सकते हैं, आप हो सकता है अपने साइलेंट पे इसलिए ना रखा हो कि आपको इंपॉर्टेंट कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा इंसान इरिटेट होता है। तो वो मैं जानना चाहूँगी जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं वो लॉ के अकॉर्डिंगली क्या सही है, दे आर डूइंग अ लॉफुल एक्ट? देखें जी, प्रमोशन करना, इश्तिहार देना किसी भी चीज़ का किसी भी सोर्स के थ्रू, इट्स अ लीगल एक्ट। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको प्रोटेक्शन इस तरह मिल चुकी है कि आप 5 से ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर सकते। लाइक आजकल रिस्ट्रिक्शंस हैं सिम के ऊपर। जो प्रमोशन सिम्स नहीं है, जो प्रमोशन के अगेंस्ट रजिस्टर नहीं हुई, उनमें ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ज़्यादा मल्टीपल मैसेजेस एक साथ आप नहीं कर सकते, वो सिम ब्लॉक हो जाती हैं। अच्छा, और मैं फाज साहब की एक बात को इस पर मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो पहला जो मैसेज आपको जब ये होता है कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि किसने ओरिजिनेट किया, सही। ये काम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है और ये बहुत इजीली आईपी एड्रेस के थ्रू रेक्टिफाई हो जाता है। आपका मैक एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं, और ये पता चल जाता है कि ये पहले ये हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्प्रेड दैट रूमर थ्रू एनी डिवाइस। और वो उसमें कोई भी अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, जैसे अक्सर जो हैकर्स होते हैं वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस का टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तब इवन दो वीपीएन का अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वीपीएन पे भी अगर वो कनेक्ट हुए हैं तो थ्रू सम आईपी ही कनेक्ट हुए होंगे, वो वीपीएन किसी पोर्टल पे कनेक्ट हुए होंगे। तो ये बहुत ईजी है। और दूसरी बात ये डिफेमेशन की जहाँ तक बात आ रही है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने, आई विल नॉट नेम दोज, कि एक दूसरे पे केसेस किए हुए हैं और वो बहुत अच्छे केसेस चल रहे हैं और उनमें डिसीजंस भी आए हैं। और आई विल प्रमोट द पीपल कि वो अपने सोशल और सिविल राइट्स को प्रैक्टिस करें, वो रिपोर्ट करें और वो वकला हज़रात के पास जाएं और अपने सोर्सेज को यूज़ करें ताकि हम माशरे में एक बेहतर अपने माशरे को हम बेहतर कर सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि प्रमोशन ऑफ कोर्स बाय लॉ अलाउ है, लेकिन वो प्रमोशन अगर किसी के फ़ोन पर मैसेज करके हो रही है और अगर फॉर इंस्टेंस बाय लॉ अगर हम देखते हैं कि 5 से ज़्यादा मैसेजेस नहीं हैं, बट थिंक ऑफ अ कस्टमर जिसके पास उन सारी कंपनीज़ के बेशक 4 मैसेजेस हैं, 3 मैसेजेस हैं, बट उसके पास वो बहुत सारे हैं। सो इज़ इट पॉसिबल फॉर दैट कस्टमर कि वो उस फॉर इंस्टेंस उस आउटलेट को कॉल करे और बोले कि मुझे ये वाले प्रमोशनल मैसेजेस नहीं चाहिए, उसके बावजूद इफ़ दे कीप सेंडिंग, कुछ हो सकता है? जब आपको मैसेज आता है प्रमोशनल तो उसके नीचे अब नया ऑप्शन आ गया कि आप ब्लॉकिंग का ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप इसको ब्लॉक कर दें। कोई भी प्रमोशनल मैसेज हो तो आप उसको ब्लॉक कर दें अगर आपको नहीं चाहिए। अब आपको हेल्पलाइन वाले भी अगर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो भी आप मैसेज नीचे कर देते हैं कि आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो आप उसको ब्लॉक कर दें। अगर वो आपको बार बार तंग करते रहें तो आप उसकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप उसको ब्लॉक कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपकी जान ही छूट जाएगी उससे एक तरीके से, ताकि वो आपको फिर बाद में मैसेज ना कर सके। वेरी गुड, क्योंकि मैं और आप हम सब परेशान होते हैं तो ब्लॉक का बटन जो है वो वहाँ पे लाइक बेसिकली हाइपर लिंक वहाँ पे मौजूद है, आप कर सकते हैं। एक और चीज़ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है कि जब भी किसी के यहाँ कोई शादी होती है या कोई नॉट जस्ट शादी बट कोई इवेंट होता है तो वो एक गली होती है जो कि ब्लॉक हो जाती है ना, आप इस साइड से एंटर हो सकते हैं ना आप उस साइड से, एंड दे थिंक कि वो गली शायद क्योंकि उनका वहाँ पे घर मौजूद है तो इट्स देयर राइट। इज़ इट माई राइट कि मेरे घर
या अपार्टमेंट, रिगार्डलेस ऑफ आई ओन द प्लेस, मैं एक टेनेंट हूँ, क्या मुझे ये हक है कि मैं उस गली को या उस रोड को ब्लॉक कर दूँ? नहीं जी, आपको कोई हक नहीं है। आप ना किसी का कोई रास्ता रोक सकते हैं, ना किसी का आप रास्ता इस तरह ब्लॉक कर सकते हैं। इवन दो हमारी जो स्ट्रीट्स में बैरियर्स लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में काफ़ी पटिशन इस तरह फाइल हुई हैं जिसके अगेंस्ट वो बैरियर्स ख़त्म हुए हैं। सही। तो आपका ये, अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो आप पहले तो आप अपने थाने में एक एप्लीकेशन दें, और उस एप्लीकेशन को आप एसएसपी को भी आप सीसी करें, और प्लस मोर ओवर आप उस एप्लीकेशन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी या चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को भी आप उसको सीसी के थ्रू एप्लीकेशन भेजें और प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा उसके अगेंस्ट। देखिए, बैरियर्स लगाने की सबसे अहम वजह जो यहाँ पे कराची में सामने आती है, वो बैरियर्स इसलिए लगाए जाते हैं स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से। लोग स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से अपनी गलियों को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उसके लिए भी पूरी गली रजामंद होनी चाहिए। जो पूरी गली वो रजामंद होती है, लेकिन फिर आने जाने वालों के लिए मसला होता है कि आने जाने वालों का जो है वो मसला, लेकिन उसका भी यही है कि वो फिर थाने से इजाज़त लेते हैं, फिर बैरियर्स लगाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद चेंजिंग आती है, आते हैं डीसी ऑफिस वाले आते हैं, रेंजर्स आती है, पुलिस आती है, वो उन बैरियर्स को हटा देती है। लेकिन जब हालात बेहतर होने लगते हैं, बीच में ऐसा हुआ था कि बैरियर्स लगे हुए थे, रेंजर्स आई, सारे बैरियर्स हटा दिए। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद जब हालात अब दोबारा स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़े, तो लोगों ने अपनी गलियों में खुद बैरियर्स लगा दिए, क्योंकि जब वो थाने जाते हैं कंप्लेन लेके किसी भी चीज़ की, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्राइम्स भी होते हैं, जिसमें एक ये है कि आपकी गाड़ी से किसी ने पैनल निकाल लिया पूरा, ठीक है, आपकी बाइक से कोई सामान निकाल लिया किसी ने, तो लोगों ने जब इसकी कंप्लेंट्स करना शुरू की कि भाई हमारी गली में ये मसले बहुत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम करें, या CCTVs लगाएं। CCTVs लगाने के बाद अक्सर हम जब अपने एंड से, मैं अपने एंड से किसी SSP से को कंप्लेन भेजता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि यार प्रॉपर वहाँ पे CCTV नहीं लगे हुए इसलिए ये मसले हो रहे हैं, या फिर बैरियर्स नहीं लगे हुए इसलिए ये मसले हो रहे हैं। तो वो क्योंकि वही बात है, नफरी कम है, पूरी जगह पुलिस कवर नहीं कर सकती, हर वक्त पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, तो वो कुछ चीज़ें आपको भी बोलती है कि आप अपनी सेफ्टी खुद भी करें, प्रॉपर लॉक करें, प्रॉपर सारी चीज़ें करें, इस वजह से। वरना बाकी ये है कि आप हटाना चाहें तो पूरे शहर से आप बैरियर हटा दें, हर जगह से हटा दें, VIP एरियाज से भी हटा दें। क्यों नहीं हटाए जाते? इसी वजह से नहीं हटाए जाते क्योंकि VIPs के पास तो बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इलाके बैरियर लगा के कवर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिक्योरिटी रिस्क है यहाँ। सही। लेकिन ये जिस तरह से कंप्लेंट्स आप लोगों के पास जब आती हैं, या कोई इस तरह का कोई लॉ सूट या एनी काइंड ऑफ एक्शन, वो तब होता है जब लोग आपस में डिसएग्री करते हैं और एक को तकलीफ होती है। तो जैसे अभी हमने बैरियर्स की बात की, अगर हम टेंट की बात करें, वो जो टेंट लोग लगाते हैं अपने पर्सनल इवेंट्स के लिए, क्या ही अच्छा हो अगर हम ये समझें कि ये हमारा राइट नहीं है, इस वजह से जो भी लोग हमारे आसपास रह रहे हैं, बेशक एक फॉर्म या कोई भी चीज़ आप उनके घर भिजवा दें कि जी हम ये इवेंट कर रहे हैं, एंड आप इजाज़त लें उनसे, लेकिन बेसिकली वो इन्फॉर्म करना होता है, बट एक ज़रा पोलाइट तरीके से, सो दैट किसी को कोई कंप्लेन भी हो तो दे कैन से कि हमने आपसे इजाज़त ली थी, आपको बताया। अच्छा, इवन दो विद दोज कंसेंट आप वो गलत ही कर रहे होंगे और इसकी कानून में इजाज़त नहीं है। जी, प्रॉपर जो है वो कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए हैं, प्रॉपर हॉल बने हुए हैं, प्रॉपर जगहें हैं जहाँ पे आप अपने इवेंट्स कर सकते हैं, और इवन हर अपार्टमेंट्स में या हर सोसाइटी में इस तरह की जगहें होती हैं जहाँ पे आप डिजिग्नेटेड होती हैं, आप वहाँ पे वो इवेंट्स कर सकते हैं। दिस इज़ लॉ ब्रेकिंग, जो भी आप अपने पर्सनल रीज़न से कर रहे हैं। एक और भी हम देखते हैं कि रोड्स पर जो स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं, वो अक्सर गवर्नमेंट की जो है वो इजाज़त से नहीं बनाए जाते, दैट इज़ ऑल्सो अनलॉफुल। बिल्कुल अनलॉफुल है। हमेशा कोई भी रोड बिल्डिंग कुछ भी होती है वो DC ऑफिस के ज़रिए होती है या फिर लोकल बॉडीज़ के ज़रिए होती है। कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं जो बनाए जाते हैं, इनकी वजह से बहुत एक्सीडेंट भी होने लगते हैं लोगों के, लेकिन होता ये है इन दी एंड अगर उसकी कंप्लेंट फाइल की जाए रेलेवेंट ऑफिस में तो उसको हटा दिया जाता है वहाँ से। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन हटा दिया जाता है। मजबूरी ये है कि लोग वो भी किसी की सेफ्टी के लिए बना रहे होते हैं कि यहाँ से ट्रैफिक स्लो हो जाए, थोड़ी स्लो गुजरे, लोग रेसें ना लगाएं रोडों पे, होता है अक्सर ऐसा। लेकिन बात वही है कि जो है वो अक्सर लोग जो है वो कुछ अच्छाई करने के लिए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ हो जाता है, उनसे गलती हो जाती है। सही। हम बात करेंगे थोड़ी सी आर्टिस्ट के बारे में कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे हम इंटरनेट पे बात करें, बेशक वो एक पेंटर है, वो एक शायर है, प्लेजरिज्म बहुत देखा गया है कि आपने किसी और का काम इस्तेमाल किया और आपको लगता है ज़्यादा कॉमन नहीं था, किसी को पता नहीं चलेगा, इफ़ दैट पर्सन प्रूव्स कि ये मेरा काम था और मैंने ये अपलोड किया था या मैंने ये पब्लिश किया था इस टाइम पे, तो ऑफकोर्स इसका ये भी एक क्राइम है। अच्छा, बिल्कुल ये क्राइम है, और इसके लिए जो है वो हमारे यहाँ इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो रही है। एक्चुअली हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्री और ये कॉपीराइट और पेटेंट ये प्रॉपर रजिस्टर्ड होते हैं,
और मैम ने भी काफ़ी डिज़ाइन इसके रजिस्टर करवाते हैं। और मैं आपको एड्रेस भी इनका बता दूं, प्रॉपर इनका इजीली एक्सेस है कि आप ऑनलाइन भी इन डिज़ाइंस को रजिस्टर कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे कराची में सिविक सेंटर में इनका ऑफिस है, जहाँ पे जितने भी ट्रेडमार्क होते हैं ये और पेटेंट वो रजिस्टर्ड होते हैं। और इवन आपने अगर पहले कोई चीज़ बनाई है तो आई विल सजेस्ट कि इस प्रैक्टिस को आम किया जाए कि वो आप रजिस्टर करवा दें, ताकि जो आदमी पहले वो रजिस्टर करवा देगा उसका वो राइट होगा। फिर आपकी जो बैटल जो होती है कि जी पहले डिज़ाइन मैंने बनाया था, मैंने फ़लाँ जगह पे अपलोड किया था, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता। असल रिज़ल्ट वहाँ से ही आएगा जब डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दैट डिज़ाइन, या इन्होंने डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया था। एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी गुड सजेशन बिकॉज मैं किसी को जानती हूँ हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, और उन्होंने अपनी कंपनी का आइडिया सोचा हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी ये भी नहीं सोचा एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, उन्होंने कंपनी का नाम सोचा और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं इसके राइट्स ले लेता हूँ। सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग कि उसके बाद इट्स योर ओन थिंग। वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। हम बात कर रहे हैं आपके, मेरे, हम सबके राइट्स की, जो कि किसी ना किसी तरह किसी और के लिए ड्यूटी भी बन जाती है। सो वेल जनाब, हमारे साथ जो है वो एडवोकेट मौजूद हैं। काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स कवर किए। अब मेरा सवाल ये है कि बहुत देखा गया ख़ास तौर पे टीनेजर्स में, या जो बच्चे डर जाते हैं अगर फॉर एनी रीज़न आपको पुलिस पकड़ के ले गई। अब जब हम किसी मूवी में देखते हैं तो वो कहते हैं आई हैव माई राइट टू स्टे क्वाइट एंड यू कैन टॉक टू माई लॉयर। अगर हम यहाँ पे परेशान हो जाते हैं तो व्हाट इज़ द राइट मूव? अच्छा, राइट मूव ये होती है कि 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस नहीं डिटेन कर सकती। और इसकी जो एक पटिशन फाइल होती है हैबियस कॉर्पस की, कि आपको डिटेंशन में रखा हुआ है, इस पर बहुत जल्दी फैसला होता है। जज साहब जो हैं इवन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करके कोई लोअर जज या इवन अपना लोअर स्टाफ किसी को भी अपॉइंट करते हैं, वो थाने पे जाता है, वहाँ थाने में एंट्री करता है। और अगर वो इस चीज़ को उसको पता चलता है कि आदमी डिटेन्ड है, उसको वहाँ से लेकर भी आता है। और इवन जिसने डिटेन किया हुआ है उस SHO के ख़िलाफ़ या उस अमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है उस पर। अच्छा, और जब दिस इज़ अवर राइट। और दूसरी बात यह है कि मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूं कि किसी को अगर पकड़ के ले जाते हैं तो आप अपने 15 पे कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि हम कौन सी पुलिस आई थी हमारे थाने में, बजाय इसके कि आप खुद जाएं और आप भी उस FIR में नॉमिनेटेड हों और आप भी डिटेन हो जाएं। तो टू अवॉइड दिस थिंग कि आप ना जाएं, आप फ़ोन के थ्रू ही, SHO के थ्रू ही। और तीसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा इसमें कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी से मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली। 24 घंटे के अंदर अंदर वो FIR की कॉपी कोर्ट में भी पहुंचाई जाती है और इट्स लीगल, आपको वो वहाँ से बआसानी मिल जाती है। ओके, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? देखें, इसमें एक चीज़ ये होती है कि सबसे पहली बात कि डिटेन तो वो 24 घंटे के अंदर है, रूल में है, कानून में है कि आप 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सी जगहों पे ऐसा होता नहीं है। वो पहले तो आपको जुरिसडिक्शन पे आप किसी एक थाने में जाएंगे अपने इलाके के कि मेरा कोई जानने वाला लापता हो गया है, उसको कोई उठा के ले गया है, तो वो बोलेंगे हमारा थाना नहीं लगता, दूसरे थाने में चले जाओ। फिर आप वहाँ से घूमते फिरते किसी एक थाने में आपकी कंप्लेंट रिसीव हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आपको ये पता चलेगा, उसमें एक आध दिन तो आपका ऐसे ही निकल जाता है ढूंढते हुए कि बंदा कहाँ गया। फिर आप उसके बाद पटिशन के प्रोसेस में जाते हैं हैबियस कॉर्पस की, उसके अंदर भी बार बार जवाब आ रहा होता है एक्सप्लेनेशन का कि भाई अभी हम काम कर रहे हैं इस पर, अभी हमें नहीं पता। SHO साहब जवाब लगा देते हैं, अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन ले गया है, कहाँ से ले गया है। इन चीज़ों में टाइम लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो लापता हो जाते हैं, नहीं मिलते, सालों साल नहीं मिलते, महीनों नहीं मिलते। तो ये यहाँ का अलमिया है, यहाँ पे मिसयूज़ होता है पावर का। लेकिन कानून में हर चीज़ आपके मौजूद है, आप उसका जो है सहारा ले सकते हैं। पर होता इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो है वो थोड़े मसाइल ये आते हैं। बिल्कुल आती हैं। और जैसे अगर किसी को पुलिस पकड़ के ले गई, उन्होंने फॉर इंस्टेंस 24 आवर्स से ज़्यादा रखा या कुछ ऐसी चीज़ें की जो कि अलाउड नहीं है, राइट, और जब वो इंसान रिलीज़ हो जाता है तो वो कभी भी मुड़ के वापस उस पर कंप्लेन नहीं करेगा, बिकॉज वो सोचेगा कि शुक्र है बस मैं निकल गया। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो उसकी वजह ये है कि जब वो कंप्लेन करने के लिए जाता है तो उसी इदारे में जाना होता है उसने जहाँ से उसको उठाया गया था, ठीक है। अब वो उस इदारे में जाता है तो वहाँ के भी जो लोग होते हैं वो उसको प्रेशर दे रहे होते हैं कि आप ये विड्रॉ करें। बिल्कुल। फिर उसको काम करना है, अपना घर चलाना है, रोज़ी रोटी कमानी है, उसको अपने बीवी बच्चे देखने, उनकी जान की परवाह भी है उसे, तो जाहिर है वो विड्रॉ कर जाता है उसका। अच्छा, इस चीज़ में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। देखें, कानून ये कहता है कि अगर आपको कोई भी दूसरे अगर थाने की पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, इस तरह नहीं होता। उस थाने को आके पहले आपके थाने में आके एंट्री करनी होती है। विदाउट एंट्री कोई भी आपको इस तरह अरेस्ट करके नहीं लेके जा सकता, नंबर 1। और नंबर 2, हैबियस कॉर्पस की जो पटिशन होती है उसका फैसला जल्द से जल्द होता है। ऐसा नहीं होता कि जो है वो
रिपोर्ट कॉल की जाती है। इसमें अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर, जो कि जाके उस थाने में जाके आप उसको आप लीगली आप रेड भी कह सकते हो, जाके रेड करेगा। वहाँ उसको मिला आदमी नहीं मिला तो वहाँ पे वो लिख के आएगा कि मुझे आदमी यहाँ पे नहीं मिला। और तीसरी बात यह कि अगर वो आदमी वहाँ पे भी थाने में नहीं मिलता और लापता हो जाता है तो ये इट्स एन ऑफेंस कि अगर किसी और थाने में या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उसको पकड़ लिया है तो उस थाने में आके एंट्री क्यों नहीं करवाई। तो ये बहुत ही हैबियस कॉर्पस के लिए मेरे ख्याल से वेट नहीं करना चाहिए, आपको 24 घंटे का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे ही मॉर्निंग हो, फर्स्ट थिंग यू कैन फाइल हैबियस कॉर्पस की पिटीशन, अगर आपको एफआईआर नहीं मिलती तो। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो फॉर पीपल जिन्होंने इस तरह की कोई चीज़ कभी सफ़र की है, आगे के लिए आपके लिए ये एक नॉलेज, पीस ऑफ नॉलेज है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं किसी के फायर होने की, अक्सर देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी की हम बात नहीं कर रहे, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी कंपनी है, उसने किसी को फायर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में जो सारी चीज़ें लिखी थी वो एज इट इज़ चली गई, तो अब उस एम्प्लॉय को, एक्स एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? अच्छा, लेबर डिपार्टमेंट है एक, उसके लेबर ऑफिसर्स होते हैं, उनके तहत एक कोड बनाई जाती है, वेजेस कोड का, वेजेस एंड कंपनसेशन कोड। ठीक है। कराची में ये कोड जो है वो ज़ेबुनिसा स्ट्रीट के बिल्कुल अपोजिट सेकंड फ्लोर पे है। वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपने वेजेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या इवन रीज़न ऑफ अगर उसको प्रॉपर चैनल जो है वो उसको टर्मिनेट नहीं किया गया, जिसका प्रोसीजर ये है कि अगर कोई एब्सेंट भी होता है, अक्सर ऐसा ही होता है कि हमने जिस तरह की जो मैंने केसेस किए हैं तो कंपनी कहती है जी हमने इनको जो है वो खुद ही एब्सेंट हो गए थे। हालांकि ऐसा नहीं होता, अगर खुद भी एब्सेंट हुए तो एक कमेटी आपने बनानी होती है, उस कमेटी के कमेंट्स होते हैं और कमेटी के डिसीजन के बाद आप जो है वो उनको टर्मिनेट करते हैं। ठीक है। तो टू माई नॉलेज जो मैं आपको लोगों को अवेयरनेस देना चाहूँगा वो उस कंपनी पे फ़ौरन केस कर दें टू गेट द प्रॉपर नॉलेज कि उनको वेदर दे आर ऑन देयर पेरोल हैं या वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं। कंपनी का उस पर जवाब भी आ जाता है और हमारे यहाँ ज़्यादातर 99% केसेस में कंपनी जो है वो कंपनसेट कर रही होती है। ठीक है। और ये वो पैसे मिल रहे होते हैं। ये उस इंसान को पता होना चाहिए जिसको फायर किया गया है, जो भी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं, अगर वो उस पर अमल नहीं हो रहा। अच्छा, एक ज़रा फ़नी किस्म के सवाल की तरफ आते हैं कि किराया नामा आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बस दो लोग आपस में बात करते हैं, टेनेंट एंड जिनका घर होता है। सो ये जो किराया नामा है ये 11 महीने की कोई क्या साइंस क्या है ये 11 मंथ्स की? वाई इज़ इट ओनली फॉर 11 मंथ्स? देखें, 11 महीने उसको इसलिए रखा जाता है कि 11 महीने तक जो है हो सकता है कि किराएदार से आपकी ना बने या कोई मसला हो, तो उसका पीरियड इसलिए शॉर्ट रखा गया कि 1 साल में अगर आप चाहें तो उसको रिन्यू कर सकते हैं आगे चल के, वरना आप इससे ये भी पता चलता है चेक एंड बैलेंस आप करते रहते हैं अपने बिल्स का, अपनी चीज़ों का, और उन सब चीज़ों को आप इसीलिए इसको कानून में 11 महीने रखा गया सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के तहत। अब बात ये है कि उसको मसला सिर्फ ये आता है कि किराया नामा तो आप बना लेते हैं, उसको आप थाने में आप एंट्री कराई जाती है, उसका एक पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, पता होता है कि आपके घर में कौन रह रहा है, कितने लोग रह रहे हैं, उन सब के NIC लगे होते हैं, उसमें कौन सी गाड़ी है उनके पास, क्या काम करते हैं, वो सब उसमें वो लिखा हुआ होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है जो मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है बहुत ज़्यादा, ये होता है कि जब आप किराए पे किसी को जगह दे देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को किराए पे जगह दे दी और उस बंदे का इंतकाल हो गया या कुछ भी हो गया, तो कोर्ट्स में बहुत सारे लोग चले जाते हैं वहाँ पे सेल एग्रीमेंट बना के, वो बोलते हैं इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में हमें बेच दी थी ये जगह, फिर वो स्टे लेने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर, फिर वो सालों साल बैठे रहते हैं उस पर, और फिर उसके बाद जो है वो आपको ना किराया मिल रहा होता है, आपके ड्यूज़ चढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। और उसके बाद वो एंड में 3-4 साल निकालने के बाद आपको जब जगह मिलती है तो सिर्फ वो दीवारें खड़ी हुई होती हैं उस पर, वो सारा आपका सामान तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। अब उसके बाद होता है जब आपको पोजेसन मिल जाए तो आप रिकवरी सूट में जाते हैं, इसमें जाते हैं, लेकिन तब तक तो आपका नुकसान हो जाता है ना, एक आम आदमी का तो 4-5 साल का नुकसान हो जाता है। तो वो क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं कि उनके बाद उनके बच्चे उसके किराए पे जो है उनका गुजारा हो। अब ज़ाहिर है अगर मैं आपका 4-5 साल का किराया बंद कर दूं या कोई चीज़ बंद कर दूं तो आपके लिए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में भी अगर आप चलें आपने केस फाइल कर दिया, वेल एंड गुड है, उसमें भी एक खर्चा तो है ना इंसान का, कि एक उसके एक कॉस्ट लगती है आने जाने की, एक जहनी टेंशन, डिप्रेशन, सही है। और जाहिर है पहली चीज़ ये होती है कि कोर्ट से तो लोग बचते हैं पहले ना, कि इसी तरीके से बैठ बिठा के मामला हल कर लें, लेकिन जब मामला नहीं हल होते तो ऐसे लिटिगेशन के लाखों करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं जिसके अंदर टेनेंट्स इसी तरीके से लोगों की प्रॉपर्टीज हथिया के बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं पैनलिस्ट से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी इसमें कि 11 महीने का एग्रीमेंट जो है वो
इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता। आप 2 साल का भी बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम का भी बना सकते हैं, बट उसमें लीगल हिंच ये आ जाती है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ जाता है। ओके। टू अवॉइड दैट प्रैक्टिस के उसमें ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा या उसमें एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, हम 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनाते हैं क्योंकि वो रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, और किस तरह से हम इस चीज़ से बच सकते हैं कि कहीं हमारा जो टेनेंट है वो कब्जा ना कर ले? कोई ऐसी चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकते हैं, कोई ऐसा कि जैसे होता है ना कि फूल प्रूफ मेथड कुछ कर सकते हैं? आप उसको प्रॉपर विजिट रखें अपने वहाँ पे, वहाँ लोगों को आस पास में पता होना चाहिए ये इसके मालिक हैं, ये इधर आते हैं, चेक करते हैं। पड़ोसियों को, आस पड़ोस के लोगों को पता होना चाहिए ताकि कल को अगर कोई मसला हो तो आप कोई आस पास के लोगों को कोई ना कोई आपके साथ खड़ा हो इसके अंदर के ये मालिक हैं इसके। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखा जाए तो बैकग्राउंड में अगर आप जाएँ कोर्ट्स में देखें तो ऐसे मामलात भरे पड़े हैं कि किराए पे लोग लेते हैं और फिर हमेशा के लिए बैठ जाते हैं उसी। ठीक। अच्छा, आप एक बड़ा फनी वाकया बता रहे थे कोर्ट का, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा शेयर करें ऑडियंस के साथ। कोर्ट में काफ़ी मतलब एक अच्छा माहौल भी होता है, कभी हंसने वाली बातें भी हो जाती हैं। तो एक बार एक कोर्ट में, आई नोट कोर्ट उस कोर्ट का नाम, जज साहब ने पुलिस वाले साहब से पूछा कि जी ये क्या ग्रेनेड है, अच्छा कैसे चलता है? ये जस्ट आस्किंग कि कैसे चलता है। उन साहब ने जो है ना ग्रेनेड को ओपन खोल लिया और वहाँ पे वो धमाका हो गया। इस तरह के हालात भी होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मुझे किसी ने बताया था, वो किसी ख़ास कोर्ट का कुछ बता रहे थे कि वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं थी एंड इसी तरह को कोई किराएदार या मालिक मकान का कोई केस था, तो वो सुबह सुबह कोर्ट में गए और उस वक्त कोई आया हुआ नहीं था और उस वक्त सिर्फ एक जो इंसान है वो मॉप लगा रहा था। उन्होंने कहा कि अच्छा अभी कोई आया नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। तो वो इस तरह की ड्रेसिंग करके गए थे कि उनको लगा ये लॉयर है। वो अंदर गए, उन्होंने अपनी फ़ाइल ढूंढी, फ़ाइल को सबसे नीचे कर दिया या गायब कर दिया किस तरह से, एंड उसके थोड़ी देर के बाद उनका केस था एंड व्हेन एवरीबडी वेंट देयर कि अच्छा भाई केस स्टार्ट करेंगे, फ़ाइल ढूंढ रहे, फ़ाइल ही नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें भी अगर आप कोई करना चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता, तो इस तरह से भी आप मैनिपुलेट या मनूवर कर सकते हैं कि आपको नहीं पता कि आपका जो लैंडलॉर्ड है या जो आपका टेनेंट है कहाँ तक उसकी सोच जाएगी, किस तरह से वो इन चीज़ों के साथ। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इवन एक और वाकया ये भी हुआ था कि एक साहब थे, उनकी बाइक चोरी के केस में या चोरी के इल्ज़ाम में वो आए थे, अपनी बेल करवाई और पार्किंग लॉट से दूसरी बाइक लेकर चले गए। ओके, आई होप कि आपका कभी कोई इस तरह का जो है वो ज़िंदगी में टाइम ना आए कि कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़े। बट एक थोड़ा सा सीरियस सवाल है, बट हम अक्सर ये देखते हैं कि जब पेरेंट्स की सेपरेशन होती है और बच्चे छोटे होते हैं तो इसमें लॉ के अकॉर्डिंगली लॉ क्या कहता है कि माँ के पास कब तक बच्चे रहने चाहिए एंड एज, जेंडर? अच्छा जी, लॉ जो है वो बच्चे का वेलफेयर देखता है हमेशा। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि जी एज है, एज इतनी होगी तो वो माँ के पास रहेगा, एज इससे ज़्यादा चली जाएगी तो वो बाप के पास चला जाएगा। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ बच्चे के जो है वेलफेयर देखता है और वेलफेयर जो है वो पैसों से नहीं होती। जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फादर की ही होती है, चाहे माँ कितना भी कमाती हो। सही। अक्सर ख़वातीन के दिमाग में मिसकंसेप्शन होती है कि जी मैं तो कुछ नहीं कमाती और मैं घर पे बैठती हूँ और कोर्ट तो मुझसे बच्चे छीन लेगा, मैं बच्चों को अच्छी तरह नहीं रख सकती। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है जिसको हम दुरुस्त कर रहे हैं और जो लोग कोर्ट आते हैं और उनकी ये मिसकंसेप्शन ऑटोमेटिकली दुरुस्त भी हो जाती हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी ऑब्जर्वेशन है इसमें कि माँ की गोद से ज़्यादा अच्छी परवरिश की जगह कोई भी नहीं है। सही सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अगर आप कुछ ज़रा कुछ राइट्स पे एक कुछ सेंटेंस कहना चाहें कि हमें अपने राइट्स और ज़रा ड्यूटीज़ बताओ। अच्छा, मैं अपने राइट्स पे बात कराऊंगा कि आपको अगर राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ पहचाननी है तो 2-3 चीज़ें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोलें ज़रूर पर अगले का ख्याल रखें। वेरी गुड। फहद कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखें, मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट बिल्कुल आपका है, दूसरे का ख्याल भी रखें और रियासत का भी ख्याल रखें, क्योंकि इसकी वजह से आजकल सबसे ज़्यादा मसले जो हैं वो इसकी वजह से चल रहे हैं। क्योंकि आप जो है वो किसी का शेयर कर लेते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप आगे कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से आजकल सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत मसले मसाइल में हैं। तो अपना ख्याल रखें और चाको चौबंद रहें।
ताकि अपने राइट्स का आप ख्याल रख सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक पे जा रहे हैं और चाहे हमें राइट्स पता हो या ना पता हो, जब हम ये समझेंगे और ये सोचेंगे कि जो भी बात हम कह रहे हैं, जो भी एक्ट हम कर रहे हैं, क्या किसी को इससे तकलीफ तो नहीं हो रही, इतना ही ख्याल कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी 50% तो राइट्स हमने जो है ना वो अपने हासिल कर लिए, दूसरों को दे दी, और ड्यूटीज़ भी आधी से ज़्यादा जो है वो हमने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो परफॉर्म करनी है।